जी हाँ, यानी इंडिया गठबंधन। इंडिया की बैठक आज दिल्ली में आयोजित की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और इससे पहले इंडिया की पिछली बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। यानी करीब 2 साल के अंतराल पर इंडिया की औपचारिक बैठक आज हुई है, जिसमें 25 दलों ने हिस्सा लिया है। ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब मोदी सरकार अपने सबसे मुश्किल समय से गुजर रही है और साथ ही राहुल गांधी से बुरी तरह डरी हुई है। राहुल गांधी लगातार जनहित के मुद्दे, लोकतंत्र और संविधान के साथ साथ देश की शिक्षा से लेकर पर्यावरण तक सब कुछ बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी न राहुल गांधी की चेतावनियों को सुन रहे हैं, न जनता के दर्द को सुन रहे हैं। ऊपर से राहुल गांधी ने बीते दिनों ये कहकर तहलका मचा दिया कि मोदी सरकार 1 साल के भीतर चली जाएगी। राहुल गांधी के मुताबिक सारा सिस्टम नरेंद्र मोदी की पकड़ से बाहर हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी से बीजेपी का डर जायज है, और इंडिया की बैठक से पहले ही दिल्ली के कई गोल चक्करों पर, जी हां, अलग अलग चौराहों पर, गोल चक्कर यहाँ इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आप जब सीपी कनॉट प्लेस की तरफ जाएंगे तो जितने भी चौराहे हैं वो चौराहे नहीं, कहीं कई जगह तो 5-5 राहें हैं और 6-6 राहें हैं। तो इसीलिए गोल चक्करों पर राहुल गांधी के खिलाफ जब पोस्टर लग गए आज सुबह सुबह, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इसके पीछे किसका हाथ है। जाहिर हो गया है कि राहुल गांधी और इंडिया की एकजुटता दोनों से बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी का ये डर अब और बढ़ जाएगा क्योंकि इंडिया ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस बैठक के बाद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही, और वहां पर देखिए एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में, एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तमाम नेता यहां थे। और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है कि हम लोगों ने 5 सूत्रीय जो फैसला हुआ है आज की बैठक में, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले 2 महीने में, हर 2 महीने में इंडिया की बैठक होगी। सुनिए जरा यहां मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको
तो सुन रहे थे आप 5 प्रमुख रूप से यहां पर अपनी बातें, यहां अपने लिए एक रूपरेखा तैयार करते हुए इंडिया गठबंधन यहां नजर आ रहा है, जिसमें एसआईआर का मामला भी है कि एसआईआर के मामले पर एक इंडिया गठबंधन की तरफ से चिट्ठी दी जाएगी, वो भी सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उसके बाद दूसरी डिमांड यहां पर जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफे की मांग, जो डिमांड पहले से है, और तीसरा एट्रोसिटीज एंड किसानों के साथ जो दुराचार, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो भी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मामलों को उजागर किया जाएगा। इसके लिए सरकार से कहा जाएगा, सर्वदलीय बैठक की डिमांड की जाएगी, और ये मामला यहाँ पे है। और मामला जो है ये भी है इसमें एक सबसे बड़ी बात कि हर 2 महीने में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, और अगली बैठक जो है वो होने वाली है हैदराबाद में। आपको बता दूं कि सभी दल इन बिंदुओं पर सहमत हुए हैं, 25 दल इसमें शामिल हुए। इनमें एसआईआर के मुद्दे पर सीजेआई को चिट्ठी लिखने का फैसला न केवल मोदी सरकार बल्कि चुनाव आयोग पर भी भारी पड़ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर ऐसा फैसला सुनाया है जिससे चुनाव आयोग को हिम्मत मिलता है, बल मिलता है। और लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष के 25 दल अगर एक साथ इस फैसले की समीक्षा की मांग करेंगे या इसके खिलाफ चिट्ठी लिखेंगे तो उसे नजरअंदाज करना सीजेआई के लिए मुश्किल होगा। फिलहाल यही दिख रहा है कि एसआईआर पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और अगर लड़ाई खत्म नहीं हुई है तो आप समझ लीजिए कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें भी खत्म नहीं हुई हैं। पहले राउंड में भले चुनाव आयोग और बीजेपी जीती हो, लेकिन अभी मुकाबला बाकी है। अभी तो हाफ राउंड ही हुआ है, हाफ टाइम हुआ है। आप जानते हैं फुटबॉल, अब तो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 11 तारीख से। तो फुटबॉल की बात करें तो 90 मिनट के गेम में 45 मिनट वाले में से 45 मिनट ही अभी हुआ है, यानी हाफ टाइम है। या फिल्म देखते हैं तो वहां भी इंटरवल ही है अभी। तो फिर आने वाले मानसून सत्र में भी मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष जिस तरह से तैयार हो चुका है, वो भी मोदी और अमित शाह के फ्लोर मैनेजमेंट के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि टीएमसी सांसदों को तोड़ने में बीजेपी को कामयाबी मिली है, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये फौरी राहत हो सकती है, परमानेंट इलाज नहीं है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने अब टीएमसी के साथ शिवसेना और एनसीपी वाला खेला खेला है। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस ढंग से शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया था, वैसे ही बीजेपी ने वहां तोड़ने की कोशिश की है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी के विधायकों के बाद अब कम से कम 20 सांसदों ने बगावत कर दी है, ये खबर आ रही है। और लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा है कि 20 टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजकर एनडीए के साथ गठबंधन करने की इच्छा जताई गई है। ये बता रही हैं यहाँ काकोली घोष दस्तीदार बता रही हैं कि 20 टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजकर एनडीए के साथ गठबंधन करने की इच्छा जताई गई है। बीजेपी इन फौरी उपायों, फौरी राहतों से अगर ये सोचती है कि उसका पलड़ा भारी हो जाएगा तो शायद मोदी की फिर से बड़ी गलती हो सकती है, या कह सकते हैं कि मोदी फिर कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। चुनावों में जीतकर या विपक्षी दलों को तोड़कर सत्ता पर हमेशा नहीं रहा जा सकता है। आप अगर चाहते हैं कि सत्ता पक्ष भी यानी पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों हमारा हो, और इसलिए आप पहले तोड़ फोड़ करके, एसआईआर करवा के, वोटों की चोरी करके और उसके अलावा ढेर सारी गड़बड़ियां करके आप चुनाव जीतते हैं, उसके बाद फिर जो हारा हुआ पक्ष होता है यानी विपक्ष होता है उसको भी तोड़ते हैं, और यानी इधर भी और उधर भी दोनों तरफ हमारे लोग हों, तो कितना होगा, कब तक होगा। आज की बैठक से 25 विपक्षी नेताओं ने यह बता दिया है कि देश को विपक्ष मुक्त बनाने का भाजपा का सपना पूरा नहीं होने वाला, और न ही विपक्ष पिछली बार की तरह बिखरा और कमजोर है। इंडिया गठबंधन की बैठक में डीएमके क्यों नहीं शामिल हुआ, आम आदमी पार्टी ने क्यों किनारा किया, यही सवाल बीजेपी समर्थित मीडिया सोमवार को आज दिन भर उठाता रहा, क्योंकि उसे भी यह दिख रहा था कि विधानसभा चुनाव में आपस में ही लड़ने या कई मुद्दों पर असहमति रखने वाले दल भी एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ आ रहे हैं। यही उसका सबसे बड़ा डर है। दरअसल अब देश का माहौल बदल रहा है और नरेंद्र मोदी के गलत फैसलों का खामियाजा भुगतती जनता भी अब आवाज उठाने लगी है। नोटबंदी या लॉकडाउन जैसे फैसलों के वक्त तो फिर भी नरेंद्र मोदी को जनता ने वक्त दे दिया, उनकी बातें सुन ली और ज्यादतियां चुपचाप सह ली।
किसान आंदोलन हुए या महिला पहलवानों का प्रदर्शन हुआ तो उसमें भी आम जनता ने सीधे दर्द महसूस नहीं किया। लेकिन अब बात उसके बच्चों पर आई है, आप जान लीजिए। तो लोग अब चुप नहीं बैठ रहे हैं। अभी आपने देख लिया 3 दिन पहले जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए थे, मंच पे कोई और, लेकिन मंच के नीचे जो लोग थे वो जेन्युइन थे। वो लोग थे जो चाह रहे थे कि उनको, उनके बच्चों के भविष्य को खत्म न किया जाए, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कांग्रेस तो इस मुद्दे पर पूरे देश में माहौल बना ही चुकी है। अब विपक्ष का एकजुट होना भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार के पास वाकई अब 1 साल या साल भर का वक्त रह गया है? क्या आज की इंडिया की बैठक से बदलेंगे सियासी समीकरण? विपक्ष की एकजुटता बनी बीजेपी के लिए मुसीबत कैसे? आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और थोड़ा सा इस सवाल को और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुरेदने की कोशिश करते हैं, पढ़ते उधेड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जल्दी से सबसे पहले शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। आप दिन भर वहां रहे इंडिया गठबंधन की बैठक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पूरी टीम थी, हम सब थे, प्रशांत जी भी थे, मैं भी था, आप भी थे, कई लोग थे, हमारे एंकर्स थे, सब लोग थे, 8-10 लोग तो हम ही लोग थे। लेकिन ये बताइए कि क्या कुछ हुआ, और सबसे बड़ी चीज जो हुआ ये ऑलरेडी जान रहे हैं हमारे तमाम साथी, लेकिन यहां से क्या कुछ दिखाई देता है ये बताइए। क्या यहां से इंडिया गठबंधन के 25 दल नहीं, कम नहीं होते 25 दल जो हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे थे जैसे इंडिपेंडेंट सांसद के रूप में कपिल सिब्बल अलग से हैं, तो ऐसे लोग भी, जरा ये बताइए कि आखिर आज सुबह सुबह राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग चौराहों पर बैनर क्यों लगा दिए गए थे? और इसके बाद यहां से अगर चलेंगे तो आप मेरे पहले सवाल का जवाब और आराम से दे पाएंगे। आपके लिए सवालों का जवाब कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस रास्ते से चलें ताकि हमारे साथी और इसको गंभीरता से और विस्तार से समझ पाएं। पोस्टर बैनर राहुल गांधी के खिलाफ, देखिए ये बड़ी मजेदार बात हुई और इसका नुकसान जो है बीजेपी को और फायदा राहुल को हो रहा है। बिल्कुल सीधा मैसेज गया कि सरकार डरकर और छुपकर राहुल पर वार कर रही है। उन लोगों के जरिए जो मीटिंग में मौजूद थे, ममता बनर्जी के जरिए, कि ममता बनर्जी राहुल के बारे में क्या कहती है। ममता बनर्जी को राहुल के बारे में जो कहना होता वो कहती मीटिंग में, लेकिन मीटिंग में तो सोनिया गांधी से गले मिल रही थी। और राहुल से आपको याद होगा कि उन्होंने बॉम्बे में कहा था माय फेवरेट राहुल, बॉम्बे की इंडिया गठबंधन की मीटिंग में। तो आज जो है सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और दूसरे सारे नेता जो हैं एक दूसरे के साथ जिस तरह मिल रहे थे, वो ये बता रहा था कि एकजुटता जो है विपक्ष की कितनी जरूरी है और इससे जो है सत्ता पक्ष किस तरह घबरा रहा है। अगर वो घबराया नहीं होता तो ये बैनर और पोस्टर क्यों लगते? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बैनर पोस्टर कांग्रेस को लगाना थे, विपक्ष को लगाना थे, लेकिन ये सारे बैनर पोस्टर सिर्फ एक आदमी को टारगेट करने के लिए लगाए गए थे, राहुल को। राहुल का इतना डर, मतलब जो राहुल कहते हैं कि मोदी मुझसे डरते हैं, ये सरकार मुझसे डरती है, ये खुद ही साबित कर रहे हैं कि हाँ भाई डर तो लगता है तुमसे। तो राहुल जो है वो अब एक ऐसी ताकत के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं जिनसे एक तरफ मोदी जी और सरकार डर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष के सारे नेता उन पे विश्वास करके उनके साथ आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा, आप थे और सारे लोग थे हमारे डीबी लाइव के, वहां पे कितनी भीड़ थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो सारी भीड़, इतने लोग, इतना मीडिया इसीलिए आया था। ये बात अलग है कि उसने कितना दिखाया, कितना नहीं दिखाया, किस तरह की खबरें चलाई, लेकिन उनका आना ये बताता है कि वो अब राहुल को अवॉइड नहीं कर सकते। वो अब विपक्ष को अवॉइड नहीं कर सकते जो पहले करते थे, कि उसको नजरअंदाज कर देते थे।
तो ये जो बैनर और पोस्टर, और उसके बाद आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपनी बात खत्म कर रहे थे और उसके बाद सवाल पूछने का दौर शुरू होने वाला था, तो एक आदमी उठ के खड़ा हो गया और हंगामा मचाने लगा, मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी बात बताओ, मुझे राहुल से बात करना है। कांग्रेस के दफ्तर में इस तरह के लोग बहुत आए, कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं पे हमले भी हुए। ये सब कब होता है? जब सामने वाला घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि विपक्ष जो है मजबूत होता चला जा रहा है, और उसमें भी खास तौर से राहुल गांधी। तो ये जो है आज की मीटिंग बहुत ही कामयाब हुई। अंदर खाने की आप जो बात कर रहे हैं, बहुत उत्साह का माहौल था। सबने एक दूसरे को विश्वास दिलाया कि अब मिलकर चलना है, क्योंकि हम 2024 लोकसभा से पहले मिले थे, इंडिया गठबंधन बनाया था। तो जो मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, उनको हमने 240 पे रोक दिया था। और आज भी राहुल की बात हुई वहां पे कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे पास खबरें आ रही हैं, मेरा मैसेज आ रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के भी आ रहे हैं। और बताया कि क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वो डरे हुए हैं कि जनता का गुस्सा अगर बढ़ गया तो क्या होगा। तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो हमारी एकता से, ताकत से ही रुक पाएगा। और इसीलिए यह तय हुआ कि इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा जाए जी। और 5 मुद्दे आपने बताई दिए जो सारे के सारे थे, क्या होना है क्या नहीं होना। इसमें जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना एक बड़ी चीज है, क्योंकि वो इस टाइम छात्र और जो नीट और सीबीएसई हुआ है उसमें सबसे ज्यादा निशाने पर है, और मोदी जी उनको बचा रहे हैं। तो युवाओं के आक्रोश को स्वर देने के लिए विपक्ष ने तय किया है कि इसके साथ हम आवाज मिलाएं। राहुल गांधी तो पहले ही मिला रहे थे, वो तो स्टूडेंट से मिले हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है, और ये बड़ी बात है। अब धर्मेंद्र प्रधान को बचाना प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल होगा। दूसरी जो प्रमुख मांग है एक ऑल पार्टी मीटिंग की, ये बड़ी जरूरी मांग है कि भाई इतने सारे मुद्दे हैं, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और उसमें हमें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। तो ये आज की मीटिंग विपक्ष के लिए बहुत अच्छी रही, और इससे सबसे बड़ी बात है जनता को एक उम्मीद दिखी है कि कोई है जो उनकी बात करने के लिए आज खड़ा हुआ है। और 2 महीने बाद फिर करेंगे मीटिंग, ये तो अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत। और इस शुरुआत में पोस्टर का खेल, और वो भी दिल्ली की सड़कों पे, चौराहों पे राहुल गांधी की तस्वीर के साथ। एक तरफ ममता बनर्जी राहुल के खिलाफ क्या कह रही हैं, एक तरफ शरद पवार राहुल के खिलाफ क्या कह रहे हैं। चलिए खैर, ये तो एक्सपोज ऑलरेडी बीजेपी हो गई, या जो भी हो गए वो एक्सपोज हो गए, क्योंकि 25 दल एक साथ। स्वामी जी जरा आपके पास आना चाहता हूं। 25 दल एक साथ, आप कह रहे थे चुनाव से पहले, चुनाव के रिजल्ट वाले दिन भी, कि सब एक दल एकजुट होना चाहिए सबको। आपकी डिमांड पूरी हुई स्वामी जी? अनम्यूट कीजिए स्वामी जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैं राजीव जी ये कह रहा हूं, शकील साहब बहुत संतुष्ट हैं, मुझे लगता है आप भी संतुष्ट हैं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्योंकि जो ये लैंग्वेज यूज की गई है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, वर्डिंग मेरे हिसाब से होनी थी, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। देना चाहिए और देना होगा में अंतर है। ही हैज टू रिजाइन। देखिए वास्तविकता क्या है, मैं तो जनता हूं, मैं कोई राजनीतिक पर्सन तो हूं नहीं, मैं तो जनता हूं। मैं जनता के दर्द को आज देख रहा हूं, पराकाष्ठा पे है। छात्रों का दर्द पराकाष्ठा पे है। आज जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, वो परेशानी में हैं, और भयंकर परेशानी में हैं। तो मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं आप 2-2 महीने में मीटिंग करेंगे। अरे मीटिंग करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा भाई? हम तो ये कह रहे हैं हमारे घर में आग लगी है, हम परेशान हैं। ओजोन के नाम पे दिल्ली के अंदर, मीठापुर और जैतपुर के अंदर हजारों मकान तोड़े जा रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर नेहरू कॉलोनी में 10-15 हजार मकान तोड़ने की बात हो रही है। मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हर जगह इस तरह का भयंकर तूफान मचा हुआ है कि सड़कें चौड़ी करने के नाम पे, आधुनिकीकरण के नाम पे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। अरे क्या हिंदुस्तान में केवल अमीर लोग रहेंगे? बड़ी बड़ी सड़कें बनेंगी, मेट्रो होगी, ब्रिजेस बनेंगे, टोल बनेंगे, और गरीब लोगों के रहने का कोई इंतजाम नहीं होगा। दे डोंट हैव एनी राइट टू एग्जिस्ट हिंदुस्तान के अंदर।
तो देखिए, मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूं, मैं तो एक्सपेक्ट करता था और मैं निराश हूं। इसके अंदर एक रेजोल्यूशन ये भी होना चाहिए था, क्योंकि आज देश की जनता बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत ज्यादा परेशानी में। अपनी उम्र में मैंने आज तक जनता को इतना परेशान नहीं देखा। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स थे वो भी परेशान हैं। हम ये चाहते थे कि आज इसके अंदर एक रेजोल्यूशन और पास होता, अगले 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, जितना भी इन्हें प्रिपरेशन के लिए आवश्यकता होती है, हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर एक सबसे बड़े ग्राउंड के अंदर एक मीटिंग होगी। ये बात कल भी मैंने कही थी, और उसमें इंडिया गठबंधन के सारे लोग शामिल होंगे, सारे, वन टू ऑल। अखिलेश भी होंगे, तेजस्वी भी होंगे, विजय भी होंगे, उद्धव ठाकरे भी होंगे, संजय राउत भी होंगे, सब होंगे, राहुल जी भी होंगे, सब होंगे। और अपने अपने प्रदेश से लोगों को लेके आएंगे। जो कांग्रेस आज अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां से ज्यादा लोगों को लेके आएंगे। लाखों का वहां पे जमावड़ा होगा, तब इन पे अंतर पड़ेगा। क्योंकि ये इन्हें पता है, सत्ता पक्ष को पता है, क्योंकि चुनाव आयोग इनके साथ है, न्यायालय कोई निर्णय न्याय करते नहीं है। और अब इन्होंने टीएमसी जैसे ऐसी पार्टी, जिसकी जो महिला सांसद थी, जिनकी हम बढ़ाई करते हुए नहीं अघाते थे कि साहब इतनी लड़ाकू हैं और इतनी जुझारू हैं, वो आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए, मीटिंग से, एक छत पे आने से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं, हो सकता है, मे बी आस्किंग फॉर टू मच। हो सकता है आपको लगे और पैनलिस्ट को लगे कि स्वामी जी तो बिल्कुल आसमान की बात कर रहे हैं, शुरुआत तो हुई। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद शुरुआत। मैं ये चाहता हूं कि युद्ध स्तर पे हमारे देश के बच्चों के साथ, हमारी देश की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, और ऐसा अन्याय हो रहा है, अगर 2 महीने मीटिंग करेंगे आप, 2 महीने के बाद, अरे 2 महीने तक तो जनता बर्बाद हो जाएगी। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर जो आर्थिक सुनामी आने वाली है। अगर 1 लाख करोड़ का सोना बेच दिया गया है, अगर ट्रेड डील का इफेक्ट भी 2-3 महीने के अंदर पड़ना शुरू हो जाएगा, हमारे किसान लुट जाएंगे, सब लोग लुट जाएंगे। अगर राष्ट्रीय सेठ के लिए ट्रेड डील को माना गया है, और अगर आपका एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो है वो 5% रह गया है जो पहले हुआ करता था, अगर इस प्रकार की स्थिति है, तो 2 महीने की मीटिंग के बाद, राजीव जी क्षमा कीजिएगा, आप सहमत हो सकता है हो ना हो, पैनलिस्ट हो ना हो, मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता था एक ऐसा निर्णय होता जिससे पता चलता, क्योंकि अब वो समय नहीं जब प्रिपरेशन किया जाए। नाउ यू हैव टू कम टू दी बैटल ग्राउंड। जनता की आवाज को उठाना होगा, गरीब जनता की आवाज को उठाना होगा। जैसे यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जैसे मैंने आज देखा, जो नीतीश कटारिया हैं, एक कांग्रेस के नेता गुड़गामा के, जब दीपेंद्र हुड्डा पे कैनन की बरसात हो रही थी, वाटर कैनन की, अपना हाथ लगा दिया था, पूरा हाथ उनका छिला हुआ है, और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आंख के नीचे से खून बह रहा है। तो क्या केवल यूथ कांग्रेस एनएसयूआई लोगों का कर्तव्य है कि देश की जनता के लिए लड़े? समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी और सब लोगों के कार्यकर्ताओं का ये कर्तव्य नहीं एकजुट होकर लड़े? एक पार्टी क्यों लड़े, बाकी क्यों न लड़े? और लास्ट बात कहता हूं राजीव जी, आम आदमी पार्टी के रुख से और उनके रवैये से कि इंडिया गठबंधन में नहीं आई है, आज मेरा ये मत, हो सकता है आप लोग सहमत हो ना हो, मुझे लगता है ये दूसरी बीएसपी बन गई है, जिसकी मजबूरी की वजह से ये भारतीय जनता पार्टी से डरती है और इसको कमजोर करने का प्रयास करती है। ठीक है, आपका मत है, और हर के जितने भी हमारे पैनलिस्ट साथी हैं, सबके मतों का यहाँ स्वागत है। अपने अपने मत होंगे, भिन्न विचार होते हैं, बिल्कुल आपकी जो उम्मीदें हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में उन उम्मीदों पर इंडिया गठबंधन खरा उतरे। लेकिन आज विपक्षी एकता दिखाई दी यहाँ पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। प्रशांत जी, आप भी वहाँ थे, क्या कुछ आपने वहाँ महसूस किया है? क्या चल रहा है जो स्वामी जी कह रहे हैं वो, या इससे आगे भी? देखिए, जब हम वहाँ पे थे और ममता बनर्जी मंच पे थी, तब दिल्ली में रूटीन्स दिल्ली में ही उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, और खबर आ रही है कि 20 एमपी जो है चले गए। हेडलाइन मैनेजमेंट इंतजार कर रहा था मैं सुबह से कि क्या होने वाला, ये हो गया। ये हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा था, और हेडलाइन मैनेजमेंट तीसरी बार 3 बैठकों में हमने देखा। पहली बैठक में हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ कि एनडीए की बैठक बुला ली गई थी। जब हम लोग बेंगलोर में थे तो एनडीए की बैठक अशोक होटल में बुला ली गई थी। दूसरा देखा कि हमने कि जब एनडीए की मुंबई में बैठक चल रही थी इंडिया गठबंधन की, तब वन नेशन वन इलेक्शन का सिंबल छोड़ा गया था, और आज ये तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने का काम किया गया।
मैं सेकेंड राउंड पे बात करूंगा तृणमूल कांग्रेस की समस्या पर और इस राजनीति पर। लेकिन इसने एक काम किया राजनीति, इसने अपोजिशन यूनिटी को और एक जिसको कहें कि जोर दे दिया और एक कारण दे दिया कि अपोजिशन यूनिटी क्यों होनी चाहिए। तो जो थोड़े बहुत भी 19-20 बॉर्डर लाइन पे कोई पार्टियां हैं जो नहीं ज्वाइन की, उनको भी सोचना पड़ेगा कि या तो आप तृणमूल कांग्रेस बन जाओ या फिर आप इंडिया गठबंधन के साथ आ जाओ। तो ये एक बड़ा रीजन जो है मोदी जी ने और अमित शाह ने दे दिया आज इंडिया गठबंधन को कि आपको एक क्यों रहना है। दूसरी बात कि इस वक्त देश में दो बड़ी समस्याएं हैं। एक महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम कल रात को बढ़ा दिए गए। लेकिन दूसरी बड़ी समस्या है इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। और यही 2 महीने होते हैं जो बच्चों के भविष्य का, जो 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चे हैं, वो जून जुलाई में उनके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन होता है। और इसी वक्त पेपर लीक हो रहे हैं, इसी वक्त जो एग्जामिनेशन है उसमें गड़बड़ियां हैं, पेपर की कॉपी छाटने में गड़बड़ियां हैं। देश के प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने देश के युवाओं के साथ खड़े होने का फैसला किया है। और सबसे पहली मांग जो है वो अगर इस्तीफे की है मंत्री के, तो ये बड़ी बात है। और इस देश के युवा अपोजिशन को इस उम्मीद के साथ देखेंगे कि एक विश्वास के साथ देखेंगे कि ये पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ कम से कम खड़ी हैं। नरेंद्र मोदी का अभी तक एक भी बयान नहीं आया है अब ये बच्चों के भविष्य के बारे में। मन की बात में वो इधर उधर की बातें करते हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर कोई जवाबदेही नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, उसके अलावा उन्होंने युवाओं को एड्रेस नहीं किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, जवाबदेही की मांग हो रही है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चे आहत हैं, ये छात्र जो है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, इनके अभिभावकों का सपना टूटा है, लाखों रुपए बर्बाद हुए हैं कोचिंग में, पढ़ाई में, 1 साल बर्बाद हो सकता है। और उस वक्त अगर अपोजिशन साथ में खड़ा है उनके, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है अभिभावकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है। दूसरा बड़ा फैसला हुआ है, जो रोज जब भी संसद चलेगा सत्र, तो रोज फ्लोर कोऑर्डिनेशन की बैठक होगी। ये बड़ा फैसला है। और क्योंकि बिल्स आते हैं, बिल्स बिना बहस के पास हो जाते हैं, पीछे के दरवाजे से कोशिश होती है बिना एजेंडा के कोई बिल लाने की, संविधान संशोधन लाने की, इन सब में फ्लोर कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा रोल होगा कि सरकार को संसद में उसकी जवाबदेही तय की जाए। तीसरा बड़ा जो फैसला हुआ है कि हर 2 महीने मिलेंगे। हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि 2 महीने मिलेंगे तो दो महीने तक ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां, 25 पार्टियां थी आज, ये कोल्ड स्टोरेज में चली जाएंगी। ये नहीं होता है राजीव। पॉलिटिकल पार्टियां रोज एक्टिव होती हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, रोज कार्यक्रम लेती हैं। उनके स्टेट यूनिट्स हैं, उनके तमाम फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट विंग है, वो रोज अपना कार्यक्रम लेते हैं। तो ये नहीं होगा कि 2 महीने हैदराबाद में 2 महीने बाद बैठक होगी तो 2 महीने तक ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो नैनीताल चली जाएंगी छुट्टियां मनाने। ये नहीं होने जा रहा। इसका ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल स्टैंड लिया गया है कि जो टॉप लीडरशिप है वो हर 2 महीने में मिलेगी। टॉप लीडरशिप पॉलिसी डिसीजंस लेती है। उसके बाद नीचे बहुत लेयर्स हैं हर पॉलिटिकल पार्टी में, तमाम विंग्स हैं, ऑफिस बेयर्स हैं, पार्लियामेंट्री पार्टियां हैं, लेजिस्लेटिव पार्टियां हैं। तो ये इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 महीने में मिलेंगे। इसका मतलब है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा और इस 2 महीने के बीच में सब कुछ होगा। जो स्वामी जी कह रहे हैं वो सब भी होगा। अगर पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई एक्टिव हुए हैं,
छात्रों को लेकर, तो ये बाकी आगे भी एक्टिव रहेंगे और सेकंड फेज में तृणमूल वाला मामले पे बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तृणमूल का मामला तो आज ऐसे भी हेडलाइन मैनेजमेंट में आगे है, तो उस पर तो बात होनी चाहिए, हेडलाइन है। लेकिन सुनील शुक्ला जी, हेडलाइन से पहले एक जो पिछले 2-3 दिनों से हेडलाइन में बनी हुई खबर है, वो खबर यही कि विपक्ष की एकजुटता बनी इंडिया बीजेपी के लिए, यानी इंडिया की एकजुटता बनी बीजेपी के लिए मुसीबत। क्या ऐसा लगता है आपको? धन्यवाद राजीव जी। एनडीए या मोदी जी या बीजेपी ये कभी नहीं चाहती है कि विपक्षी एकता हो, और विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक जो लोगों को एकजुटता का संदेश देती है, यह बीजेपी के लिए घातक है। बीजेपी अपने पूरे राजनीतिक अभियानों से लोगों के बीच में यही संदेश देने की कोशिश करती है कि विपक्ष एकजुट नहीं है, विपक्ष मेरा विकल्प नहीं है, विपक्ष सरकार का विकल्प बनने में विफल है, या उसका नैरेटिव लगातार चलता रहता। इस बैठक के पहले जो आपने पोस्टर्स दिखाए, उन पोस्टरों के लगाने के पीछे भी मंतव्य यही है। ये बयान जो जिन बयानों के पोस्टर लगाए गए हैं वो कल परसों के नहीं है, लेकिन उनको बड़ी प्रमुखता के साथ लगाया गया। यह पोस्टर उन राजनीतिक दलों ने नहीं लगाए हैं जिन राजनीतिक दलों के नेताओं ने बयान दिए। अगर उन राजनीतिक दलों के नेताओं ने अगर बयान अपने पोस्टर लगाते तो माना जाता कि ठीक है, इनमें आपसी मन मुटाव है, एक दूसरे के प्रति सहमत नहीं। लेकिन इसको बाकायदे सत्तारूढ़ दल के सहयोगी लोगों ने इसको लगवाया, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? केवल इसीलिए तो कि आप ये नहीं चाहते हैं कि एक परसेप्शन बने कि विपक्ष एकजुट है, जो इस बड़ी बैठक के साथ विपक्ष ने साबित कर दिया। निश्चित रूप से लंबे समय के बाद ये बैठक हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था कि यह अनायास। पिछले दिनों लगातार चुनाव थे, अलग तरह की राजनीतिक स्थितियाँ थी, बावजूद इसके इस तरह की बैठक भले न हुई हो, लेकिन संसद की कार्रवाई के दौरान फ्लोर मैनेजमेंट के लिए ही सही, विपक्ष के नेता के आपके पास चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, आमतौर पर राज्यसभा के विपक्ष के नेता क्या है, बैठकें होती रही। तो विपक्ष ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। अब ये बात कही जा रही है कि डीएमके अलग, ठीक है, डीएमके इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, अलग हो जाना और बैठक में शामिल ना होना। क्या डीएमके इस बैठक में शामिल ना होकर के एनडीए की बैठक में शामिल होने जा रहा? क्या डीएमके जो इंडिया दल समूह के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से अलग अपनी राय रख रहा है? क्या वो कह रहा है कि नहीं, एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, वह उस अभियान का समर्थक है, वह परिसीमन बिल के साथ एनडीए के साथ खड़ा है? अगर डीएमके इंडिया दल समूह के मुद्दों के साथ खड़ा है और उसमें उसका समर्थन करता है, तो उसको इंडिया दल समूह से अलग कैसे कहा जाए? बैठक में शामिल है। आज तो ये भी नहीं शामिल हुए, उद्धव ठाकरे साहब भी ऑनलाइन शामिल हुए बैठक में, तो क्या कह देंगे? क्या उद्धव ठाकरे चले गए हैं एनडीए में? अगर कोई दल इंडिया दल समूह से अलग होकर के एनडीए के साथ जाता है, ये चिंता का विषय हो सकता है। आज इसलिए विमर्श है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद वो को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन इंडिया दल समूह के जो नेता हैं उन अपने उन जो मुद्दे तय किए गए, उन मुद्दों पर भी सबकी एक राय है। कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं साहब, जो एसआईआर का विषय है इसको छोड़ दिया जाए और जो प्रक्रिया चल रही है उसी के बीच में मुकाबला किया जाए। सब एसआईआर के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखने के पक्ष में, सब परीक्षाओं में पेपर लीक, सीबीएसई के परीक्षा को लेकर के जो बच्चों में आक्रोश है, उससे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और दुनिया के पैमाने पर जो स्थितियां बनी हुई है, उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कर रहे हैं। कोई इससे अलग बात तो नहीं कर रहा है। तो ये एकजुटता, और इसी एकजुटता को बीजेपी हमेशा तोड़ने का प्रयास करती है। वो चाहती है कि एक साथ राजनीतिक दल ना आने पर आम आदमी पार्टी का इस बैठक में शामिल ना होना स्वाभाविक सी बात है। आम आदमी पार्टी बहुत पहले घोषित कर चुके थे कि हम इंडिया दल समूह में नहीं है, हम उनकी बैठकों में नहीं जाएंगे। जो दल इंडिया दल समूह से अपने आप को अलग कर लिया है, उसका इस बैठक में शामिल ना होने को लेकर के क्यों कहा जा रहा है, क्यों नहीं है? तो पहले से घोषित कर चुके हैं कि हम नहीं है जी। जो घोषित कर चुका हम नहीं है तो नहीं है। लेकिन अलग होने के बावजूद भी जो आम आदमी पार्टी है वह इंडिया दल समूह के मुद्दों के साथ तो एक है। उनके आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन के कार्यक्रमों की घोषणा की है पेपर लीक के ऊपर।
5 स्थानों पर उत्तर प्रदेश घोषणा कर रखी है कि इन जगहों पर हम प्रदर्शन करेंगे और मिलकर काम करेंगे। जी। जो प्रदर्शन एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही प्रदर्शन कर रही है, उड़ीसा में बीजेडी के लोग ही प्रदर्शन कर रहे हैं, वामपंथी संगठनों के नेता ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि केवल इस मुद्दे पर भी सभी राजनीतिक दल एक है। टीएमसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, टीएमसी अपना घर बचाने में लगी हुई है, उनके नेताओं को बाकायदे टारगेट किया जा रहा है। क्या किसी भी राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चलाने संचालित करने का वही माहौल मिला हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को देती है, अपने सहयोगी दलों को देती है? कोई स्थिति नहीं है। हालत बावजूद इसके अगर टीएमसी के नेता ने मजबूती के साथ अगर इस बैठक में शामिल होने के लिए वो तैयार हुई और उनके अन्य सांसद 2 सांसद इनके साथ आए, तो ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि एक अलग तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में बना हुआ है। और इसके बावजूद भी ममता बनर्जी और इंडिया दल समूह के साथ है और उन मुद्दों के साथ है जिन मुद्दों के साथ इंडिया दल समूह। यह बैठक निश्चित रूप से मेरा अपना ये मानना है कि जो नैरेटिव बीजेपी का जी विकल्पहीनता का माहौल बनाने का उसका जबरदस्त प्रतिकार है। और जो ये निर्णय हुआ कि प्रत्येक 2 महीने पर यह बैठक की जाएगी, स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप 2 महीने बैठक करेंगे तो दोनों महीनों के लिए उस बैठक के लिए हर राज्य में अपना जो जिस राज्य में जो राजनीतिक दल प्रभावी है वो अपनी तैयारियां करेगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 2027 अगले साल चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने उन्हीं मुद्दों के साथ अपनी बात कही है जो इस पर इंडिया दल समूह बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हम इंडिया दल समूह के साथ हैं, कांग्रेस हमारा मजबूत सहयोगी दल है और हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। एक बार भी अगर समाजवादी पार्टी अपने संगठन को कहती है कि कम से कम प्रत्येक जिले में एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र को बताया जाए, अपने संगठन से पूछ रही है जहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो ये कोई रोड़ा अटकाना तो नहीं हुआ। अगर मतलब इस फार्मूले से ही 75 जिले आ गए, 75 सीटें आ गई जिससे समाजवादी पार्टी विचार कर रही है कि वो कांग्रेस को दिए जा सकते हैं। तो दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बहुत बड़ा टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, वो तो नहीं है, वो तो नहीं दिखाई पड़ रही है। दोनों दल बहुत सहूलियत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो एक ये भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि जो लोकप्रियता और जो जन स्वीकृति राहुल गांधी की बढ़ती आ रही है वो सबसे बड़ी मुसीबत है। राहुल गांधी की जन स्वीकृति को खारिज करना ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का हिस्सा रहा। वो संस्थागत तरीके से राहुल गांधी को कमजोर करती रही और इसी का प्रयास है कि जब भी कोई इस तरह के आयोजन होते हैं तो वो हेडलाइंस मैनेजमेंट पर लग जाते हैं। आज तृणमूल कांग्रेस में भी शुभेंदु शेखर साहब हैं। अरे भाई, पहले भी इस्तीफा दे सकते थे आप, जवाहर सरकार भी इस्तीफा देकर चले गए थे, तो उन्होंने कोई बात तो कही नहीं। सेकंड राउंड में इस पे बात करते हैं सुनील जी तृणमूल पे सेकंड राउंड में बात करते हैं। नहीं तो क्या होगा ना कि हम लोग जो इंडिया गठबंधन पे जो और बारीकियों पे बात कर सकते हैं वो छूट जाएगा और फिर हम भी उसी लपेटे में आ जाएंगे जो जिस ढंग से मैनेजमेंट किया जा रहा है। दूसरी राउंड में बात जी, हेडलाइन मैनेजमेंट जो हो रहा है उसी में हम लोग भी आ जाएंगे। हम मैनेज तो नहीं कर रहे हैं लेकिन लपेटे में जरूर आ जाएंगे। तो इसलिए रोक रहा हूँ आपको, माफी चाहूंगा। मैं केवल एक ही बात करना चाहता हूँ कि स्वामी जी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जिस शब्दावली में वो चाहते हैं उस शब्दावली में प्रस्ताव उनको ना दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन एक राजनीतिक मुहिम है और उस मुहिम के साथ इंडिया दल समूह के जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिबद्धता भी है। वह इतने आक्रामक और सत्तारूढ़ दल के उत्पीड़न के कार्रवाई के बावजूद अगर राजनीतिक दल एक साथ खड़े हैं आज के इस दौर में भी, तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और कम से कम वो सरकार के सामने आंख में आंख मिला करके बात करने की स्थिति में वह उन सभी मुद्दों को लेकर के सामने आ रहे हैं जो सरकार के लिए चुनौती है, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, पेपर लीक का सवाल हो, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की फजीहत हो, वो सभी मुद्दों पर एक साथ है। ये और इस तरह के राजनीतिक अभियानों के परिणाम 1-2 दिन में नहीं मिलते। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम को लेकर के भी अगर केवल
अगर लेवल प्लेइंग ग्राउंड होता तो क्या स्थिति आती? क्या मताधिकार से लोगों को वंचित करके आए हुए चुनाव परिणाम को अब जनादेश की संख्या देंगे? इस माहौल के बावजूद भी अगर राजनीतिक दल मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, एकजुट हैं और अपने मुद्दों को बात साफ सुथरे तरीके से लोगों के बीच में रख रहे हैं, तो ये आशा की मजबूत किरण है। ये आशा की वह किरण है जो सूर्योदय के साथ दिखाई पड़ती है, वो किरणें नहीं है जो सूर्यास्त के समय दिखाई पड़ती है, बल्कि दोपहर के समय जो प्रचंडता के साथ किरणें दिखाई पड़ती हैं वह है जिसका असर पड़ेगा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी के पास आऊँगा थोड़ी देर में, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिनों में स्वामी जी कन्विंस हो जाएंगे हम लोग कन्विंस कर लेंगे स्वामी जी को, क्योंकि स्वामी जी में उत्साह अगर नहीं है तो हम सब का उत्साह भी कहीं ना कहीं डाउन होता है। इसलिए हमको स्वामी जी में उत्साह देखना है, भरना पड़ेगा, नहीं तो उत्साह। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आना चाहता हूँ। प्रकाश जी, आप इसको कैसे देखते हैं? ये इंडिया गठबंधन बार बार ये आ जाता है बीच में, और बार बार हेडलाइन मैनेज करने की ज़रूरत नौबत आ जाती है बीजेपी के सामने। जहाँ इंडिया का नाम आता है, भले उसको इंडी, तो क्या नाम, नरेंद्र मोदी ने तो और भी क्या कहा था शुरुआत में, लेकिन जो कहें नाम में क्या रखा है। लेकिन सवाल ये है कि परेशानी क्यों इतनी, क्या कारण? प्रकाश जी। राजीव जी, देखिए, दिल्ली शहर के तमाम गोल सर्कल्स में, तमाम सर्कल्स में अगर होर्डिंग लगाए गए, जाहिर है बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल और विजय और शरद पवार, ममता बनर्जी के पुराने कोटेशन को लेके, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक से बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी चाहती है कि उसका पलड़ा कमजोर होता जा रहा है, बीजेपी को ये लगता है। दूसरी बात, जो विजुअल आप साथ में दिखा रहे हैं राजीव जी, उसमें राहुल गांधी के चेहरे के भाव देखिए और ममता बनर्जी के चेहरे के भाव देखिए। राहुल गांधी के चेहरे पे जो आत्मविश्वास भरी मुस्कान है और ममता बनर्जी के चेहरे पे जो निराशा झलक रही है, ये बताती कि ममता बनर्जी को अब समझ जाना चाहिए कि इंडिया अलायंस के साथ आने में ही उनका भी भला। कई नेताओं को छोड़, जैसे आम आदमी पार्टी का मुगालता दूर हो गया, जो ये भ्रम में थे कि हम तो आम आदमी पार्टी, हम बड़े तुर्रम खां हैं, वो दूर हो गया। ठीक है, इस तरह ममता बनर्जी का भी मुगालता थोड़ा दूर हो जाएगा कि कांग्रेस के झंडे तले, कांग्रेस के नेतृत्व में अगर वो नहीं आए तो उनके लिए बहुत मुश्किल। हालांकि हेमंत सोरेन और उद्धव ठाकरे आज नहीं पहुंचे थे मीटिंग में, लेकिन वर्चुअल जुड़े हुए थे। इसका मतलब ये कि कुछ व्यस्तताएं होगी उनकी, लेकिन वे इंडिया गठबंधन के साथ। तो ये बात तो तय हुई कि इंडिया गठबंधन को लेकर बीजेपी परेशान है, तभी तो इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए, वरना उसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। दूसरी बात है कि बहुत बड़ी शिक्षा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को है कि अगर अपने ही सबसे बड़ी पार्टी के बारे में अगर आप अच्छा ख्याल नहीं रखेंगे, सार्वजनिक मंचों से आप पार्टी के बारे में अच्छी बातें नहीं कहेंगे, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये बातें साफ हो गई। मैं चूंकि ममता बनर्जी की निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन वो जो किया उन्होंने, वो रही भी इंडिया के साथ और नहीं भी रही। इसी तरह अरविंद केजरीवाल रहे भी और नहीं भी रहे, आधे मन से रहे या दिखे, या ये दो नेता जो उद्धव ठाकरे और उनके साथी हैं, वो आधे मन से रहे, पूरे मन से रहे नहीं। अब जब उनके सामने चुनौती आ रही है, तब उन्हें पता चल रहा है कि अरे उनसे क्या क्या गलती हो गई, और अब वो उसके बारे में दुखी हैं। ये बात तय है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक अब 2 साल बाद हुई, इसका मतलब यह है कि अब इंडिया गठबंधन ने जो गलतियां की है या जो लापरवाही हुई है या आपस में जो भी मतभेद या मनभेद रहे होंगे जी, अब 25 पार्टियां साथ में आई तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश, तेजस्वी, उमर अब्दुल्ला, ये सारे नेता साथ में हैं, लेकिन डीएमके और आप गैर हाजिर रही। ये गंभीर बात है। उन्हें
वे अपनी ये पार्टियां अपने तात्कालिक लाभ देख रही हैं, अपने आप को देख रही हैं। एक बात तय है कि इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय गठबंधन है और उसे उसी रूप में, उसी तरीके से देखना चाहिए कि ये एक विकल्प है बीजेपी का, एनडीए का एक विकल्प है, ये इस तरह देखना चाहिए। अब सीजेआई को पत्र, मतलब ये जो 5 मुद्दों पे जो चर्चा हुई है ये प्रतीकात्मक है, मुझे लगता है इनका कोई बहुत ज्यादा असर उस तरह होगा नहीं। जो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना ही होगा, उन्हें हटना ही होगा। ये मैं सहमत हूं कि उन्हें हटना ही होगा। अभी हुआ है कि मध्य प्रदेश में कल 4 परीक्षाएं स्थगित होगी, तो परीक्षाओं को लेकर एक सरकार जो डबल इंजन की सरकार है परीक्षाएं नहीं ले सकती। तो जो सरकार 28 लाख लोगों की परीक्षा नहीं ले सकती, वो 80 करोड़ लोगों के चुनाव में वोटिंग कैसे करवाती होगी? उसमें बेईमानी नहीं होती होगी, इसकी क्या वो गारंटी लगती है? तो ये सारी चीजें लगती है। दूसरी बात है कि इंडिया गठबंधन ने अब बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों की परेशानियों के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, इकोनॉमी की बदहाली के मुद्दे पर जिस तरीके से कदम उठाया है, बात की है और करते रहने की बात की है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी देश के सामने और गंभीर चुनौतियां, परेशानियां आने वाली हैं जो महंगाई को लेकर है और अर्थव्यवस्था को लेकर। अब क्या भरोसा कि जब परीक्षा दोबारा होगी तो उनके साथ, बच्चों के साथ तब भी न्याय हो पाएगा? और इतनी बड़ी लापरवाही के बाद आप देखिए इस सरकार में 12 साल में तो दोषी लोग इस्तीफा ही नहीं देते। दूसरी पार्टियों के दोषी लोग आते हैं वॉशिंग मशीन में और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन यहां तो कोई इस्तीफा ही नहीं दे रहा। तो ये जो अड़ियलपना है कि हम तो ऐसे ही हैं साहब, हम तो ऐसे ही करेंगे, तो ये चलेगा नहीं। और इंडिया गठबंधन की बैठक होना ये बताता है कि वो हर मुद्दे पे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पे भी हैं और राजनीतिक मुद्दों पे भी हैं। और अगली बैठक की जगह भी तय हो गई है, हैदराबाद, तो ये भी एक अच्छी बात है। और भी संसद के सत्र में तो रोज ही बैठक होगी, आमने सामने होंगे ही नेता, तो अच्छी बात होगी। मुझे लगता है कि यूनिटी की स्पिरिट पे जो जोर दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अब जो भावना रहेगी, एकता की भावना इंडिया गठबंधन के दलों में, वो महत्वपूर्ण होगी। और ये तय मानिए कि अगर इस सरकार का कोई विकल्प है तो वो इंडिया गठबंधन की लड़ाई ही बीजेपी का और एनडीए का विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रणीत गठबंधन कहना चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। तो ये एक तरह से बीजेपी के समर्थित एनडीए की तरह ही एक प्रतिस्पर्धी है, बल्कि इस गठबंधन के लोगों को, उम्मीदवारों को जितने वोट मिले थे उनकी संख्या तो बीजेपी और एनडीए के लोगों को मिले वोटों से ज्यादा है। तो वे सारे ये लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और मौका है। देश इतने रसातल में है। एक और चीज मुझे अभी जो लगी, आज जो होर्डिंग लगे हैं दिल्ली में, इसका मतलब यह है कि देश के लिए सारी जवाबदारी कांग्रेस के नेताओं की है, बीजेपी के नेताओं की नहीं है और इंडिया गठबंधन के नेताओं की है। ये बात बीजेपी के नेताओं ने इस तरह के होर्डिंग लगा के मान ली है कि देश की चिंता हमें नहीं है, ये चिंता कांग्रेस को और इंडिया के लोगों को करना चाहिए। एनडीए को इस तरह की जिम्मेदारी से मुक्त माना जाए, ये शायद कहना चाहती है बीजेपी। राजीव जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर आखिर क्यों डर लगता है इंडिया गठबंधन से बीजेपी को, अमलेंदु जी? राजीव जी, सीधी सी बात है, डर इंडिया गठबंधन से इसलिए लगता है कि सरकार से इंडिया गठबंधन ही हटाएगा। आम आदमी पार्टी से डर लगता तो फिर आम आदमी पार्टी से लगता तो फिर वो हटा रही होती। तो इंडिया गठबंधन से डर लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन जो तैयारी कर चुका है कि भाई सरकार से हटा भी सकता है, और इसके अलावा कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन का मत प्रतिशत जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है, तो ये भी एक संकट है। तो इसलिए डर भी लगता है। और जो भी कोई आंदोलन खड़े होंगे, सरकार की जो विफलताएं हो रही हैं,
राजीव जी, जाहिर सी बात है कि उसमें एक राजनीतिक मूवमेंट अगर खड़ा होगा तो उसमें इंडिया गठबंधन की एक बड़ी भूमिका होगी। तमाम राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के अंदर जो है वो भले ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी कुछ राज्यों में हों, लेकिन बीजेपी के मुकाबले तो सभी एक हैं। बीजेपी की मुखालिफत करने के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जो अलग अलग हो जाएंगे, एक बीजेपी के साथ रहेगा एक बीजेपी के खिलाफ रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। दोनों बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। इसी तरीके से तमिलनाडु में है तो वो भी सब बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। तो यानी एक बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तो राजीव जी पूरे देश भर में है और वो इंडिया गठबंधन है मोर्चा। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन से डर बीजेपी को लगना जो है वो स्वाभाविक है। और उस डर की राजीव जी आज एक तरीके से कहा जाए जो परिणति है, या समझिए कि वो डर जो सामने भी निकल कर आ गया, वही आया कि जिस तरीके के पोस्टर लगाए गए दिल्ली की सड़कों पर। अरे भाई, बैठक हो रही है, इंडिया गठबंधन की पोस्टर आप लगा रहे हैं, मतलब मुफ्त में जो है आप प्रचार कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का। अगर दिल्ली में लोगों को ना भी मालूम हो कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, उन्हें शाम को मालूम पड़े, मीडिया से कितना मालूम पड़े कितना ना मालूम पड़े, लेकिन बीजेपी ने बता दिया आज की इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। तो राजीव जी, ये घबराहट जो सामने निकल कर आ रही है बीजेपी की, वो इसीलिए निकल कर आ रही है कि अब इंडिया गठबंधन जो है मजबूती के साथ सामने आ रहा है। दूसरा, अभी तक तो राजीव जी ये था कि चुनाव के लिए चूंकि इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, चुनाव खत्म हो गया था लोकसभा चुनाव का, उसके बाद अभी तक कोई इस तरीके से बैठक भी नहीं हुई थी, कोई मुद्दे भी तय नहीं हुए थे। और कल भी राजीव जी जब हम लोगों ने न्यूज पॉइंट में चर्चा की थी तो यही थी कि भाई कुछ हो सकता है मुद्दे जो हैं आए और उन पर एक आम सहमति बनेगी किन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन आगे काम करेगा। तो 5 बड़े मुद्दे आज इंडिया गठबंधन ने घोषित कर दिए कि इन मुद्दों पर आगे हम काम करेंगे। बाकी हर 2 महीने पर बैठक होगी, उसमें और बाकी मुद्दे तय होते रहेंगे, लेकिन फौरी तौर पर 5 मुद्दे सामने आ गए और ये 5 मुद्दे जो हैं वो बीजेपी को परेशान करने वाले हैं। तो ये राजीव जी इसलिए परेशानी बीजेपी की बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरा, जिस तरीके से जनता के अंदर सरकार को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ती चली जा रही है, वो चाहे डीजल पेट्रोल की और गैस की कीमतें हों, चाहे वो परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो, आम जीवन में भ्रष्टाचार हो, इस तरीके की जो बढ़ती चली जा रही है महंगाई, जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, इसको लेकर जो जनता में नाराजगी है, तो वो जनता की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ वोटों में तब्दील करने की जो क्षमता है वो भी इंडिया गठबंधन में है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन से परेशान होना बीजेपी का स्वाभाविक है राजीव जी। अब ये सब चीजें सामने आ रही हैं। अब महंगाई अगर बढ़ती है, अब राजीव जी जनता भी ये बात समझ रही है कि महंगाई जो है अपने आप नहीं बढ़ती है राजीव जी। एक तो होता है कि अपने आप महंगाई बढ़ती है, तो उससे महंगाई तब बढ़ती है जब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठता है। जीवन स्तर ऊपर उठता है तो महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई बर्दाश्त कर ली जाती है। लेकिन जब सरकार महंगाई बढ़ाती है तो लोगों का जीवन स्तर नीचे गिरता है और उनकी क्रय शक्ति खत्म होती है। सरकार चूंकि महंगाई बढ़ा रही है तो लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है, क्रय शक्ति खत्म हो रही है। तो ये बात आम जनता अब समझने लगी है। तो सरकार की परेशानी ये भी है कि अपने मित्रों का फायदा करने के लिए महंगाई तो बढ़ाई जा रही है। राजीव जी, कोरोना काल में अगर हमारी आपकी आमदनी घट गई, आम रिक्शे वाले की आमदनी घट गई, आम मजदूर की आमदनी घट गई, लेकिन मोदी जी के मित्र सेठ जो उनकी आमदनी हजारों करोड़ रुपए हर रोज की बढ़ गई। तो आखिर ये कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिसके चलते हमारी आपकी आमदनी कम हो जाती है, मोदी जी के मित्रों की आमदनी बढ़ती चली जाती है। हमारा आप जो है डीजल पेट्रोल के दाम से करा रहे हैं, जनता करा रही है, मजदूरों को जो छोटू सिलेंडर है उस पर ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, मोदी जी के मित्रों की आमदनी इसमें भी बढ़ रही है। तो ये जनता को समझ में आने लगा है। तो इंडिया गठबंधन इन चीजों को लेकर जनता के सामने जा रहा है और जाएगा, जो उसने अपने कार्यक्रम तय किए हैं कि ये महंगाई जो बढ़ रही है, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये इसको एक संस्थानिक रूप जो है ये सरकार प्रदान कर रही है और महंगाई बढ़ने के पीछे आम कारण नहीं है, इसके पीछे सरकार और सरकार द्वारा ही महंगाई प्रायोजित है। तो इसलिए परेशान होना राजीव जी मुझे लगता है कि स्वाभाविक है। और अगर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ डटा रहता है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि साल भर के अंदर खराब होंगी और परिस्थितियां, तो अगर परिस्थितियां साल भर के अंदर और खराब होंगी राजीव जी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा देश। और जाहिर सी बात है कि अगर देश परिवर्तन की तरफ बढ़ेगा तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस इंडिया गठबंधन की होगी राजीव जी। जी, इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका और इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति क्या बनाने जा रहा है, इस पर अभी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि ये अभी शुरुआत है। एक लंबे गैप के बाद 2 साल के बाद फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, 25 दलों की बैठक, और इस बैठक से 5 बिंदु निकल के सामने आए जिसमें इन लोगों ने अपने लिए ये तय किया कि हमको क्या करना है। ये पहली बैठक और बहुत ही शानदार ढंग से ये बैठक रही है जिसमें सोनिया गांधी
से अलग से भी बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए ममता बनर्जी नजर आईं और उधर अलग से अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ मीटिंग करते हुए नजर आए। आगे आगामी चुनौतियां, आगामी चुनाव, इन सब के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पे SIR को लेकर के SIR के मामले को छोड़ना नहीं है और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन यहाँ से अब आगे ज़रा बढ़ते हैं, सेकेंड राउंड और बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों से भी आग्रह करूँगा कि 5 मिनट के अंदर ही अपनी बात रखें, 5-5 मिनट। और स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से। सबसे पहले, क्या TMC को लेकर जो बातें चल रही हैं, देखिए 20 सांसद, मैं अभी जब आप लोग बात कर रहे थे तो मैं जरा खंगाल रहा था सोशल मीडिया, खबरें, कहीं भी 12 सांसद से ज्यादा नहीं। 5 जन जैसा जो अखबार है, जो संघ का, RSS का है, वो भी 15 लिख रहा है, 20 नहीं लिख रहा। बीजेपी के प्रवक्ता लिख रहे हैं 20, लेकिन जो लिस्ट दे रहे हैं उसमें 12 लोग हैं। तो ये खेल तो है। कीर्ति आजाद TMC के सांसद हैं, वो खुद 12 कह रहे हैं। चलिए 12 हो कि 20 हो, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष हमारा होगा, लेकिन ये 20 तोड़ भी लें, TMC को खत्म भी कर दें, लेकिन तो क्या यहां पर बीजेपी वो रेस्पेक्ट हासिल कर पाएगी जो वो ऑलरेडी खो चुकी है 2024 के बाद से ज्यादा? स्वामी जी रहे हैं, मुझे तो ये शब्द ही लग रहा है कि बड़ा आश्चर्यजनक है। रेस्पेक्ट की चिंता करेंगे वो, इस प्रकार से 27 लाख वोट को हटा देंगे, उसके बाद कैसे काउंटिंग कराएंगे, कैसे वहां पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस से लोगों को मार मार के भगा देंगे। रेस्पेक्ट की बात छोड़ दीजिए, अब तो केवल सत्ता में बैठे रहने की बात है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, मैं व्यग्र बहुत ज्यादा हूं। कारण ये है, मेरी उम्र ज्यादा है, आप लोगों से सबसे बहुत ज्यादा है, और मेरे पास समय, अगर सिद्धांत माना जाए तो मेरे पास समय कम है। मैंने अपने भारत माता को हमेशा सुखी देखा है और एकजुट देखा है। पिछले 12 साल के अंदर जैसे भारत कमजोर हुआ है, और मेरे को लग रहा है कि समय कम है और कमजोर होता जा रहा है, इस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही, इसलिए मैं व्यग्र हूं। अगर आप मुझे अनुमति दें, 2 मिनट में केवल एक छोटा सा किस्सा सुना देता हूं, आपको मतलब समझ आ जाएगा। राजा का जमाना था, एक व्यक्ति के 2 मित्र थे। एक मित्र तो था वो राजा का मंत्री था, और एक मित्र था बड़ा गरीब आदमी था और छोटा मोटा सिपाही था। तो ये हमेशा आदमी कहता था कि मेरा जो ये सिपाही है ये मेरा असली मित्र है। पत्नी कहती थी यार वो राजा का मंत्री है, तुम उसे मित्र नहीं बताते, इसे असली मित्र बताते हो। तो एक बार क्या हुआ कि राजा को गुस्सा आया, इस आदमी को उसने कहा कि इसे दंड दो, इसे फांसी पे चढ़ा दो। इसने जाके मंत्री से बात की कि साहब राजा से सिफारिश कीजिए, मुझे छोड़ दे। उसने कहा ठीक है, उसका राजा का जब मूड अच्छा होगा, आई विल टॉक टू हिम, आई विल स्पीक टू हिम, करके भगा दिया। ये जब अपने गरीब मित्र के यहाँ गया, वो खाना खा रहा था बैठ के, उसकी पत्नी उसे खाना परोस रही थी। मिड वे में जाके इसने कहा ये घटना हो गई। उसने उठा, उसने अपनी तलवार उठाई, उसने कहा मित्र तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। देखिए हमारे समाज के अंदर राजीव जी एक बात कही जाती है, आप किसी के घर में कभी जाएं न जाएं, सुख और दुख में जरूर जाएं। आज हमारा समाज जो है दुखी है, हमारे समाज का हर वक्त दुखी है। इस समय उन्हें इमीडिएट अटेंशन की आवश्यकता है, इमीडिएट रेमेडियल एक्शन की आवश्यकता है। आज बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, आज बच्चे अपनी जान दे रहे हैं, आज उनके माँ बाप परेशान हैं। जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा, 3 लाख का लोन लिया और बच्ची ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। बच्चे परेशान हैं, आप कह रहे हैं 2 महीने बाद मीटिंग करेंगे। मैं इसलिए व्यग्र हूं, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा ये आ रहा है, वी नीड इमीडिएट ऑपरेशन। इस समय फर्स्ट एड से काम नहीं चलेगा कि अगस्त में मिलेंगे, हैदराबाद में मिलेंगे। 2 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, तब तक तो वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, कहीं अटैक करा देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पूरा माहौल बदल देंगे। इस समय इमीडिएट अटेंशन की आवश्यकता है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से सारे अपोजिशन पार्टी से मैं निवेदन करता हूं, आपके देश की जनता आपसे आशा की निगाह लगा के बैठी हुई है। आप प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ रहे हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन वीडियो डाउन हो गया शायद स्वामी जी का, लेकिन कोई बात नहीं। जो बात कह रहे हैं वो समझ में आ रही है और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं। निराशा भी है, लेकिन कोई बात नहीं। ज़रा आगे बढ़ते हैं और शकील जी आपके पास। शकील जी, ये हेडलाइन मैनेजमेंट कितना चल पाएगा? इंडिया गठबंधन यहाँ भारी पड़ा या हेडलाइन मैनेजमेंट? हेडलाइन मैनेजमेंट अब नहीं चलेगा।
लोग इसकी असलियत को समझ गए हैं और आज जो कुछ हुआ, ये कहानी लाख छुपाने की कोशिश करे गोदी मीडिया या बीजेपी, लोगों के बीच जा रही है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि विपक्ष जो है हमारे साथ में खड़ा हुआ है और विपक्ष जो है पहले भी इस लड़ाई को लड़ रहा था, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना आया कि एकजुट होकर लड़ रहा है। ये जो एकजुटता है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और देखिए, विपक्ष से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जो काम सरकार को करना चाहिए वो भी हम चाहते हैं कि विपक्ष कर दे, लेकिन ये हो नहीं सकता। अभी स्वामी जी बता रहे थे, उसका जिक्र हुडा का, दीपेंद्र हुडा का। आप देखिए कि दीपेंद्र हुडा पे किस तरह वाटर कैनन से हमला किया गया। राहुल गांधी जब हाथरस जा रहे थे उन्हें सड़क पे गिरा दिया गया। किस तरह से ये क्या कर सकते हैं ये सबको मालूम है, बावजूद इसके विपक्ष लड़ रहा है। और ये लड़ाई एक दिन में नहीं हो सकती। राहुल कहते हैं कि हर संस्था पे, संवैधानिक संस्था पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब वो कब्जा टूट रहा है, ये भी राहुल कहते हैं कि पहले फुली कंट्रोल था, अब वो कंट्रोल हट रहा है। तो ये चीजें सब हो रही हैं, बहुत बड़ा देश है और एक तरीके से ही होंगी। देखिए है क्या कि हम लोग सब जो है सब यही चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। 240 पे रोका है। इंडिया गठबंधन के जो दल सब अलग अलग जा रहे थे वो एकजुट हुए हैं, साथ में आए हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हम लोग बहुत कहते हैं कि साहब ये चुनाव आयोग ये करता है, राजीव कुमार करता है, ज्ञानेश कुमार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये करता है, उनका नाम भी लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि उन्होंने ये कहा। लेकिन इनके पीछे है कौन? राहुल इस बात को जानते हैं कि इन्हें हटाने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक इनके बदले ऐसा ही दूसरा आदमी आ जाएगा। ये तो मोहरे हैं, असली चीज जो है वो तो मोदी जी हैं। इसीलिए राहुल कहते हैं कि अब मोदी जी नहीं रहेंगे। राहुल ये नहीं कहते ज्ञानेश कुमार नहीं रहेंगे, चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान, ये सब तो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। असली चीज जो है मोदी जी हैं और इसको राहुल अच्छी तरह से जानते हैं। अमेरिका आज जो कुछ बोल रहा है, अपना सारा का सारा नियंत्रण उसने कायम कर दिया है भारत के ऊपर। क्या खरीदेंगे क्या बेचेंगे सब वही तय कर रहा है। तो ये सब किसकी वजह से? हम अमेरिका को गाली देने लगे, वो भी देना चाहिए पर उससे होगा थोड़ी। मोदी जी की शय पे बोल रहा है वो तो ये जो समस्याएं हैं उनको ठीक ढंग से उठाया है। और ये 2 महीने में मीटिंग या 15 दिन में मीटिंग, इन सब का देखिए महत्व होता नहीं है। हम कभी कहते हैं कि वो काम कल करेंगे तो लोग कहते हैं आज क्यों नहीं। हम कहते हैं आज करेंगे तो कहते हैं अभी क्यों नहीं। जी। इनका कोई अंत नहीं है। ये सब चीजें राजनीतिक पार्टियां लगातार काम करती रहती हैं। अभी प्रशांत जी ने अच्छा बताया कि वो काम जो है चलता रहता है, वो कभी काम थोड़ी रुकता है वो कि क्या करना है क्या नहीं करना। राहुल ने यात्रा करी तो साहब वो यात्रा जो थी दक्षिण से उत्तर थी, तो दक्षिण से उत्तर क्यों करी, उत्तर से दक्षिण क्यों नहीं करी। फिर उन्होंने पूर्व से पश्चिम भी कर दी। आप पूर्व में गए थे उनके उसमें शुरुआत में, वहां पे दोनों मणिपुर से हुई थी हमारे ख्याल में जी। तो ये देखिए राजनीतिक दल है, चलेगा, बहुत सारी चीजें हैं। आप भी साथ में थे स्वामी जी? नहीं हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, जैसे ओपनिंग की बात कर रहे हैं, ओपनिंग की बात कर रहे हैं। हम तो रहे पूरे में सारे में, ओपनिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं सबका अपनी जगह पे महत्व है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन सारी चीजों को संपूर्ण विपक्ष ने एकजुट होकर एड्रेस किया है। अब कोई कह दे कि बात तो राहुल पहले से कहते रहते थे, राहुल तो इससे आगे बढ़ के भी बात करते थे। आज वो स्थिति नहीं थी कि राहुल ये कहते कि मोदी जी को हटाने की मांग करो, वो बात नहीं हुई ना। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान की बात हुई। और वो स्वामी जी नहीं है शायद, हम बता दें स्वामी जी को कि हम पत्रकार लोग जो हैं, हम लोगों की थोड़ी भाषा पे न जाया करिए।
वो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। ये भाषा हम लोग अपनी बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा मांगा, दरअसल उसमें लिखा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जाएगा। अब आप देखिए फर्क कितना है। यही बात आप लालू से कहने के लिए कहते हैं, लालू यादव हटा दूंगा, फेंक देंगे उठा के। हर आदमी अपने तरीके से बोलता है, लेकिन आप उम्मीद करें कि खड़गे या सोनिया गांधी वो तो एक अदब से और तहजीब से ही बोलेंगे। तो ये शब्द जो होते हैं कुछ नेताओं के होते हैं और कुछ हम लोगों के होते हैं। हम लोग बहुत शब्दों के साथ अपने शब्द देते हैं, अपने वाक्य देते हैं हम उसको, लेकिन मंशा एक ही होती है कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, धर्मेंद्र प्रधान अब नहीं रहेंगे। तो ये एक सिंपल बात है। दूसरी एक बात महंगाई के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि महंगाई के बारे में ये कहते हैं कि सब कांग्रेस के राज में नहीं थी। भैया कांग्रेस के राज में थी। वो गाना बना था जो बड़ा मशहूर हुआ था कि सखी सैया तो बहुत कमा थे, वो कमा थे में बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। आज उल्टा हो गया है कि सखी कमाई खत्म हो गई है और महंगाई डबल हो गई है। समस्या ये है, देखिए महंगाई तब लगती है जब आपका पैसा नहीं हो। जेब में पैसा हो तो 2 पैसे ज्यादा देने में तकलीफ नहीं होती है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हो गई है और छात्रों का, स्टूडेंट का भविष्य। आप 12वीं की परीक्षा नहीं करवा पा रहे, नीट नहीं करवा पा रहे, आप मेडिकल की, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा, तो आप क्या करवाएंगे? तो इन सबको एड्रेस किया है, हर चीज को एड्रेस किया है और उम्मीदें करना चाहिए, बहुत करना चाहिए, क्योंकि ये उम्मीद राहुल ही पैदा कर रहे हैं। राहुल जिस तरह लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि डर नहीं रहे। ये सारे नेता इकट्ठे क्यों हुए राहुल के साथ में? इसीलिए हुए कि उन्हें भरोसा है कि राहुल जहां रहेगा वहां कम से कम कोई धोखा तो हमारे साथ नहीं होगा। राहुल हमें धोखा नहीं दे सकते। राहुल जाके मोदी जी से चुपचाप हाथ नहीं मिला सकते। राहुल लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। ये बहुत बड़ा भरोसा है और ये भरोसा सिर्फ विपक्ष के नेताओं को नहीं है, ये जनता को भी है, ये युवा को भी है, ये स्टूडेंट को भी है। लेकिन समस्या क्या है? हर संस्था पे कब्जा कर लिया गया है। हिंदू मुसलमान के नशे में सबको डुबो दिया गया है। ये बहुत बहुत खतरनाक नशा है। जब भी कोई बात आती है, आज सारे अखबारों में, सारी जगहों पे सबसे बड़े मुद्दे क्या होते हैं? मस्जिद, मदरसा, नमाज, अजान, इसी में तो सारा खेल हो रहा है ना। अगर 3 दिन के लिए इन पे पाबंदी लग जाए तो मोदी जी तो फौरन चले जाएंगे। शिक्षा, नीट, सीबीएसई, इस पे बात होने लगे। तो ये समस्या जो है, ये लड़ाई जो है मोदी जी के खिलाफ बहुत कठिन और मुश्किल है। इसको सबको मानना चाहिए। ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, ये बहुत कठिन और मुश्किल लड़ाई है। लेकिन इस कठिन और मुश्किल लड़ाई को राहुल गांधी लड़ रहे हैं और इसीलिए आज सब उनके साथ खड़े हुए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रशांत जी जल्दी से आपके पास बात हम कर रहे हैं यहाँ हेडलाइन मैनेजमेंट, और आज यहाँ पर टीएमसी, उस हेडलाइन मैनेजमेंट में टीएमसी का नाम सामने है। टीएमसी खुद सामने नहीं है, लेकिन टीएमसी का नाम सामने है और टीएमसी के वो सांसद, वो विधायक सामने हैं जो आज की तारीख में बागी हो गए हैं, खेल रहे हैं खिलौने की तरह, उनको खेला जा रहा है उनके साथ। यूसुफ पठान, नाम सुने होंगे, बढ़िया खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम का, वो भी अमित शाह ने फ़ोन किया, भागे भागे आ रहे हैं। तो चूंकि सोशल मीडिया पे ऐसे ही महुआ मोइत्रा ने लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा नहीं है कुछ भी। जो हम लोग तो वैसे हैं जो जहाँ से मिलता है वो आप लोगों के बीच रख देते हैं। प्रशांत जी, चल क्या रहा है आखिर अंदर खाने? अनम्यूट कीजिए प्रशांत जी प्लीज। अंदर क्या हो रहा है, लीगल पोजीशन उसकी क्या है, स्पीकर क्या करेंगे, आगे ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स क्या है, इस पर मैं बात रखूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात और सबसे बड़ी परीक्षा इस वक्त इस देश में, इस देश के बुद्धिजीवियों के सामने है, पत्रकारों के सामने है, मीडिया के सामने है, कि आप इस तरीके की राजनीति को अगर आप नॉर्मल बना देंगे, सामान्य घटना बना देंगे,
तो इस देश का लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। आज मोदी जी हैं और वो अमित शाह है और ईडी और सीबीआई और पुलिस और पैसा के बल पे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तोड़ रहे हैं। कल को कोई एक ऐसा भी आएगा जो पिस्तौल कनपट्टी पे लगाएगा और दस्तखत करवा देगा। आप इस राजनीति को अगर सामान्य बना देंगे तो ये तो बहुत खतरे की तरफ देश जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड है बुद्धिजीवियों में और मीडिया में और संपादकों में कि वो इस तरीके की राजनीति को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं कि साहब तृणमूल बचा नहीं पाई अपना, विपक्ष अपने एमपी नहीं बचा पाता। ये तो वैसी बात हो गई कि किसी लड़की के साथ जो है वो उसका बलात्कार हो जाए और ये आरोप लगाए उस पे लड़की पे ही कि तुम अकेले क्यों गई, तुम 4 लोगों के साथ क्यों नहीं गई, तुमने कपड़े वैसे क्यों पहने। बलात्कार तो बलात्कारी तो बलात्कार करेगा ही। ये जो सामान्य करने की जो प्रक्रिया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत शर्मनाक है और इस देश के बुद्धिजीवियों के लिए शर्मनाक है जो इस तरीके की घटनाओं को सामान्य करने पर लगे हुए हैं कि ये तो होगा ही, बीजेपी तो ये करेगी ही, बीजेपी तो एमपी तोड़ेगी ही, आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपके ऊपर आएगा ना इस तरीके की घटना तो बच आप भी नहीं पाएंगे भाई। आप इसको सामान्य बता देंगे तो इस पे कोई रोकथाम नहीं है। कल को इससे भी खराब कोई आपके सामने संस्करण आएगा जो और तरीके भी अपनाएगा, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ जी। अब इसके टेक्निकल बिंदुओं पे आते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि 12 एमपी हैं और बीजेपी की तरफ से सूत्रों के मुताबिक 20 एमपी कहे जा रहे हैं। 18 कम से कम 18 एमपी होंगे तभी वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बचेंगे। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि जो काकोली घोष दस्तेदार, उन्होंने चीफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी है कि हमको अलग बैठने का प्रोविजन किया जाए, हम अलग हो गए, हम एनडीए के साथ जा रहे हैं। वो तो चीफ विप है ही नहीं, पिछले महीने ही उनको चीफ विप से हटाकर और नया चीफ विप बना दिया गया था। तो उनके पास चीफ विप का अख्तियार नहीं है। उन्होंने अगर चिट्ठी में स्पीकर के चीफ विप के तौर पे लिखा है तो वो चिट्ठी जो है वो कानूनी रूप से वो इसको कहे कि वैध नहीं है, वो लीगल नहीं है। तो ये एक मामला है। और दूसरा कि ये जो 18 एमपी हैं या 12 हैं, जितने भी हैं या 20 हैं, इनमें से एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोबारा जीत के नहीं आ सकता अपने दम पे। जनता वहां क्या प्रतिरोध करेगी वो तो हम देखेंगे कुछ दिन बाद, लेकिन इसमें एक भी एमपी दोबारा जीत के नहीं आ सकता। 42% वोट शेयर टीएमसी का है लोकसभा इलेक्शन में। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 42% वोट शेयर लेके नहीं जा रहे हैं। ये दबाव में जा रहे हैं, ये जिस भी तरीके से जा रहे हैं, इनके अपने कुछ कारनामे होंगे जिसकी वजह से इनकी फाइलें खुल गई होंगी, लेकिन ये वोट शेयर लेके नहीं जा सकते। मुर्शिदाबाद से जैसे मान लीजिए कि उनके बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं आई है, यूसुफ पठान, महुआ मोइत्रा ने कहा है, अगर कहा है तो जाहिर सी बात है कि ये संकेत होगा जी। यूसुफ पठान मुर्शिदाबाद से जीत कर आए, ज्वाइन कर लें एनडीए, उसके बाद मुर्शिदाबाद में कल वो रोड शो करके दिखा दें, जनता उनका स्वागत करेगी वहां पे रोड शो में। तो ये वोट शेयर लेके नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो इनके साथ वो है। और तीसरी एक आखिरी बात मैं कहूँगा कि देखिए, अगर ये डिज़ाइन है कि डिलिमिटेशन का बिल वापस लाना है, दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट लेना है,
तो उसके लिए राजीव जी 362 MP चाहिए लोकसभा में, 362। ये MP अगर 20 भी मान रहे हैं तो भी 310 से ऊपर ये संख्या नहीं जा रही है। तो 362 चाहिए। और जिस तरीके की फ्लोर कोऑर्डिनेशन की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, तो ये 2/3 बहुमत की संविधान संशोधन के लिए लाना बहुत मतलब मुश्किल ही काम है, असंभव भी है। मतलब अभी भी आसान नहीं है, अभी भी आसान नहीं, भले जितना भी मैनेजमेंट कर लें, जितना मैनेजमेंट कर लें, ये बहुत मुश्किल है। अभी भी 20-20 चिल्लाया जा रहा है, लेकिन 20 नहीं है, 12-15, 12-15 से ज़्यादा 12-13, 14-15 यही कहा जा रहा है। सुनील शुक्ला जी, ना आंकड़े जो भी हों, लेकिन इतना है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो अब लोगों के सिर के ऊपर से भी जा रही है, यानी पानी सिर के ऊपर जा चुका है ये। और ये बात मैं बहुत ही जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, आज सोमवार है और अभी शनिवार को जो कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पे हुआ, उसमें जब लोगों से बातचीत हुई, देखिए चावल भात में तब्दील हुआ है या नहीं, उसके लिए आपको पूरे चावल को दबा दबा के देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक आध दाना से आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये पक गया। तो वहाँ वो पके हुए वो दाने से समझ में आ रहा था कि कितने लोग पक चुके हैं, वो समझ में आ रहा है। और वो लोग पक चुके हैं जो परमानेंट बीजेपी के वोटर्स हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, वो पक चुके हैं। और इसलिए ये बहुत तकलीफ आने वाले समय में शायद, और अब जो हो रहा है जिसमें चाहे आज तृणमूल कांग्रेस को तोड़िए, इससे पहले महाराष्ट्र में आपने तोड़ा, आपने जहां मर्जी आई वहीं तोड़ा, आपने बिहार में भी छोटा मोटा गेम नहीं किया है, बिहार में भी बहुत कुछ किया है। अभी बिहार में, अभी देख रहा था मैं, बिहार के MLC का चुनाव हो रहा है और वहां आप देख लीजिए क्या हो रहा है कुशवाहा जी के साथ में। उनके बेटे साहब को आप मंत्री बनाते हैं और बिना कोई पद दिए हुए मंत्री से हटा भी देते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए ये पानी सिर के ऊपर जा रहा है। और आप कितना भी मैनेजमेंट कर लीजिए, जो प्रशांत जी कह रहे थे, आप 2/3 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जनता सब कुछ देखती है। एक तो लंबा अनुभव आपका भी पत्रकारिता का रहा है। शकील जी कह रहे थे कि हमारी भाषा कुछ और हो सकती है, इंटरप्रिटेशन में हम कुछ और कह सकते हैं, लेकिन मुद्दा जो है वो तो आप तक पहुंचा ही रहे हैं हम। सुनील शुक्ला जी, नहीं, जनता निराश है, यह तो जनता ने 2024 में ही बता दिया। अगर 2024 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो इसका क्या संदेश है? जो जनता 2014 में जबरदस्त समर्थन दिया बीजेपी को, 2019 में और बढ़ा के जन समर्थन दिया, उस बढ़े हुए जन समर्थन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, उसको जनता ने कहां खड़ा करके रख दिया? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां लगभग सभी सीटें जीत ली थी बीजेपी, वहां दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो ऐसा थोड़ा है कि जनता ने बताया नहीं है। यह जो परसेप्शन बन रहा है, इसी परसेप्शन को रोकने की कोशिश है ये। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि टीएमसी टूट गई, टीएमसी टूट गई, टीएमसी टूट गई। अरे टीएमसी टूटी नहीं है, टीएमसी को तोड़ दिया गया। और संस्थागत तरीके से जब आप प्रयास करेंगे, जब आप एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, सरकारी एजेंसियों को आप लगाएंगे, तो किसी भी दल को तोड़ा जा सकता है। जो सत्ता से बाहर गया उसके खिलाफ आप लग जाइए, हो गया। लेकिन सवाल है कि उस दल को तोड़ करके यह जो प्रसाद जी ने कहा कि उसके जन समर्थन को लेकर थोड़ा चले जाएंगे आप। और ऐसे जितने नाम आए हैं सब ममता बनर्जी के कंधे पर सवार होकर चुनाव आए हैं। चाहे प्रसून बनर्जी हो, चाहे शर्मिला सरकार हो, चाहे जगदीश सोनिया हो, चाहे कालीपाद सोरेन हो, चाहे अमित पाल हो, चाहे बीपी हलदार हो, और जो मुर्शिदाबाद का नाम ले रहे थे प्रशांत जी, वहाँ से अबू ताहिर खान साहब हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। यूसुफ पठान बहरामपुर से हैं, जिन्होंने हराया था इनको अधीर रंजन चौधरी को। अब वो, और ये तो कल ही लग गया जब उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया यूसुफ पठान ने, उससे मैंने कह दिया कि टूट के जाने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी ने हमसे नहीं कहा है इस्तीफा देने के लिए, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल उसमें नहीं जोड़ा कि अगर ममता बनर्जी कहेंगे तो क्या करेंगे। एक लाइन का उनका वीडियो सामने आया जिसमें बड़े उत्साहपूर्वक बता रहे हैं
कि ममता बनर्जी ने हमसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। ये जो खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद है। फेयर एनफ। लेकिन दूसरा सवाल आप बता दीजिए कि अगर ममता बनर्जी आपसे कहेंगी तब आप क्या करेंगे? तो उस सवाल को वो निकल गए। आज महुआ मोइत्रा ने इसको क्लियर कर दिया। ये सवाल है कि जब आप सरकार ही तोड़ना चाहेगी, सत्ता तोड़ना चाहेगी, सत्ता राजनीतिक दलों को काम करने नहीं देगी, तो दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ ये। वो जब सत्ता चाहेगी आपको दबा के रहे, जब मौका आएगा लोग सामने आ जाएंगे। कब तक बर्दाश्त करेंगे? और ये दिख रहा है। आप याद कीजिए ना कि 14 से लेकर 19 के बीच में इस तरह के प्रदर्शन आपको दिखाई पड़ते थे, जो आज प्रश्न पत्र लीक के मामले में विभिन्न राज्यों में दिखाई पड़ रहा है, तो उन्हें निकलते थे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नाम पर, सिपाही भर्ती के नाम पर, सीबीएसई के इम्तिहान को लेकर के ये कोई दिखाई पड़ता था प्रदर्शन करते हुए? जम के प्रदर्शन हो रहे हैं। लखनऊ में लगभग रोज प्रदर्शन होता है। हर तमाम मुद्दों पर निकल करके लोग सड़कों पर है। इसी उत्तर प्रदेश में कई दिनों तक विद्यार्थियों ने लोक सेवा आयोग को घेर कर रखा, उनके सामने बैठे रहे धरने पर। कहाँ दिखाई पड़ता था? लोगों को उम्मीद थी, एक परसेप्शन बना रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, एक नैरेटिव बना रखा था कि वो सभी समस्याओं का समाधान उसके हाथ में करके दिखा देंगे। लोग उम्मीद बांधे रहे। सच्चाई सामने आ गई कि कोई प्रगति और उन्नति आपका एजेंडा नहीं है। आपका जो एजेंडा आप साफ साफ बता रहे हैं। रोज आए दिन खबरें आती है कि मस्जिद तोड़ दिया गया, ये नमाज पढ़ने नहीं दिया गया, ये मजार हटा दिया गया। यही आपका एजेंडा है, जिससे कि ध्रुवीकरण की जो अभी कोशिशें हैं वो बनी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन 2014 में कोई बात नहीं कही थी मोदी जी ने, वो केवल विकास विकास और विकास की बात करते थे। वो केवल आर्थिक दशा, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था सुधार करने की बात की थी। बीजेपी ने नारा दिया कि बहुत हो चुकी महंगाई की बात, ये नारा लगा था इन लोगों ने। आज उस किसी विषय पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप जिन वायदों को लेकर के लोगों ने आपको जन समर्थन दिया, अगर उन्हीं बिंदुओं को आप छोड़ देंगे तो क्या आपसे लोग खुश हो जाएंगे? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यह प्रयास करती है कि विकल्पहीनता का माहौल बना के रखे। वो यह कहते रहे कि सबके सब नेता खारिज हैं, किसी जनता के बीच में किसी की विश्वसनीयता नहीं है, लोग किसी को स्वीकार कर नहीं रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। आप कुछ भी कह लीजिए, हम ही हैं जो हम गवर्नेंस देंगे। चलने वाला नहीं है यार। जी इसलिए जो ये बात कि जो मुद्दे जनता से जोड़ने वाले मुद्दे हैं, किस मुद्दे से जनता ने, विपक्ष ने जुड़ा है? क्या जो पेपर लीक था नीट का, उससे विपक्ष ने जोड़ने की कोशिश नहीं की? कांग्रेस के नेताओं ने, अन्य राज्यों के नेताओं ने उन विद्यार्थियों से मुलाकात नहीं की, उनसे बात नहीं की। राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई उनसे। सीबीएसई के विद्यार्थियों से राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हुई। जो इन परीक्षाओं के कारण जिन बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, उनके परिजनों से राहुल गांधी ने बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को वहां नहीं भेजा। जिन लोगों के ऊपर आर्थिक ऋण लेकर के का एक अलग दबाव था और बच्चे की आत्महत्या अलग हो गई, उनको आर्थिक सहायता नहीं पहुंचाई। सवाल इस बात का कि आप किसी चीज को देखने के लिए तैयार हैं या नहीं। बीजेपी के नजरिए से मत देखिए। पूरा का पूरा विपक्ष जनता से जितने जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों पर मुखर है और वह जनता से जुड़ने की बात कर रही है, जो बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी शिक्षा मंत्री ने कभी विद्यार्थियों से बात की? संसदीय समिति में भी विद्यार्थी गए, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कभी कि उनसे बात नहीं हो सकती थी कि आपके मन में जितनी भी आशंका है, सरकार उन आशंकाओं का ध्यान रखेगी। आप नैरेटिव क्या बनाते हैं साहब? जो सीबीएसई नीट की परीक्षाएं होंगी वायुसेना के विमान से भेजेंगे। अरे परिवहन से कब सवाल पैदा हुआ पेपर लीक होने का? अब आप क्या कर रहे हैं कि जो दोबारा 21 तारीख को परीक्षा होने वाली है, उसमें जो प्रश्न पत्र बनाने वाले परीक्षक हैं, उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उनको इम्तिहान के बाहर निकलने दिया जाएगा। अरे पेपर निकलेगा, सेंटर पे जाएगा, छपाई उसकी होगी, परीक्षक वहां पे मौजूद होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई एक चरण है क्या कि जहां पे परीक्षा का प्रश्न पत्र निर्धारण होगा वही होगा? तो ये जो मूल बुनियादी सवाल है, जिनको लेकर के युवाओं में, लोगों में नाराजगी, उसकी बात आप करने के लिए तैयार नहीं जी। आप महंगाई को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होंगे, तो जनता इस सफे प्रतिक्रिया दे रही है और जनता के बीच में सरकार विश्वास खोई है, उसका जन समर्थन घटा। जी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जरा क्लोजिंग कमेंट पे आता हूं। प्रकाश जी, क्या आपको भी लगता है कि ये इंडिया गठबंधन
बनाम हेडलाइन मैनेजमेंट, जो पिछले ये आठवीं मीटिंग है और हर मीटिंग में हम लोगों ने देखा है, ये मैनेजमेंट कैसा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें टीएमसी के सांसदों को तोड़ना? देखिए राजीव जी, इसमें ये वो बीजेपी पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद 1996 में संसद में कहा था कि सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पार्टियां बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, मगर देश होना चाहिए, ये देश इस देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, हम संख्या बल के आगे नहीं झुकेंगे। फिर उन्होंने एक वोट कम होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ ये बर्ताव कर रही है, टीएमसी के साथ ये बर्ताव कर रही है, शिवसेना के साथ ये बर्ताव कर रही है, एनसीपी के साथ वो बर्ताव कर रही है। तो ये बीजेपी का जो परकाया प्रवेश हो गया है, जिस दैत्य की काया में, राक्षस की काया में एक पार्टी चली गई है, जो बड़े सिद्धांतों की बात करती थी, वो पार्टी चली गई। तो ये एक बहुत ही लोगों को याद है, लोग देखते हैं कि बीजेपी कहाँ जा रही है और किस तरह जा रही है। अब जब भी चुनाव होंगे लोग याद करेंगे कि ये वो बीजेपी जिसने परीक्षाएं नहीं होने दी थी, जिसने महंगाई को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जिसने कुछ लोगों का ही भला किया, जिसने एसआईआर के नाम पे गड़बड़ियां की, कोई मौका उसने लोगों को परेशान करने का नहीं छोड़ा कि लोगों की परेशानी बढ़ती ही रहे, हर पल उसकी कोशिश रही। कभी अतिक्रमण के नाम पे लोगों को परेशान करना, कभी साफ सफाई के नाम पर, कभी विस्तार के नाम पर, कभी सड़क बनाने के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी तो ये लोगों को लगेगा कि क्या पार्टी है और ये देश कहां जा रहा है, ये लोग सोच रहे हैं। लोग जो 2 दिन पहले दिल्ली में नाटक हुआ, उसको लेकर भी लोग चर्चित थे कि इसके पीछे भी आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। तो जिस पवित्रता की बात करके बीजेपी सत्ता में आई थी, जो नेताओं के बयान देते थे बड़े बड़े कि उनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल उपाध्याय के, वो सब कहाँ है पता नहीं। तो लोगों को दिख रहा है कि बीजेपी एक ऐसा कारपोरेट बन गई जिसका एकमात्र लक्ष्य है पैसा कमाना, अपने लोगों का भला करना और नैतिकता की केवल बातें करना, जोर शोर से बातें करना नैतिकता की, लेकिन नैतिक बातों पर अमल करना बीजेपी का लक्ष्य नहीं। ये लोगों को समझ में आ गया है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बड़ी पार्टी के लोग नैतिकता के इस निचले स्तर पर पहुंचे हैं। ये सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। राजीव जी। जी बिल्कुल। इस कार्यक्रम के ठीक बाद, जैसे ही खत्म होता है इस कार्यक्रम के ठीक बाद, आज जो बैठक हुई है, इस बैठक की समीक्षा, और वो भी लीगल ढंग से, जो एसआईआर का मामला है, वो चिट्ठी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सीजेआई क्या कर सकते हैं? क्या सीजेआई इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए इस चिट्ठी को पिटीशन के रूप में लेंगे, इस पर केस दर्ज करवाएंगे, सुनवाई होगी, या कुछ और होगा? इसके लीगल पहलू क्या हैं, इसके पॉलिटिकल पहलू क्या हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ और भी, टीएमसी में आखिर जो कुछ चल रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब कुछ आप अभिषेक सिंघवी साहब से सुनिए। देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक तो हैं ही, 5वीं बार राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के चेयरमैन और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। पॉडकास्ट देखिए उनके साथ, और इन तमाम पहलुओं पे जिस पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं और उसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। और अभिषेक सिंघवी जो हैं वो ममता बनर्जी के वकील भी हैं, तो इसलिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, आपको याद होगा उनके समर्थन राज्यसभा में, तो इसलिए पश्चिम बंगाल से, तो ये सब कुछ है आप जानते हैं। तो इसलिए वो अंदर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ बाहर निकल के आने वाला है, सब कुछ इस पॉडकास्ट में आप देखिए। आज इस चर्चा को, न्यूज़ पॉइंट को यहीं ख़त्म करने, समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, प्रशांत जी, सुनील जी, अमलिंदु जी, और साथ में जुड़े थे स्वामी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। और सीधे आप सबको ले चलता हूँ उधर पॉडकास्ट में। आप सब साथी जो हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल शाम 7 बजे मुलाकात होगी न्यूज़ पॉइंट में, लेकिन पॉडकास्ट में आप जुड़िए और देखिए इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, गुड